दोस्तों, अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चे मुझे ये भी बोल रहे हैं कि सर आप हमारे मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लेकर आइए, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए जो कि जून 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को MHD5 का प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को जिसने भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मतलब सारे वीडियो वॉच करके जिसने भी कंप्लीट कर लिया, इस बार एक भी क्वेश्चन वहाँ से मिस नहीं होने वाला। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर मैंने पिछले एक एक साल हुआ होगा, ठीक है, 1 ईयर मतलब हुआ है अपलोड किए हुए वीडियो को। तो इस बार जो भी क्वेश्चन मैंने निकाला है इम्पोर्टेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चन का क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को ना ढूंढकर या फिर वो PDF ना ढूंढकर या फिर उस वीडियो को ना ढूंढकर, अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट को पूरा देखकर कवर कर लीजिए। आपका एग्जाम MHD5 का 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि सर हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो योगदान है वो भी दे दीजिए। जब मैंने अपना MHD5 का प्लेलिस्ट चेक किया तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें 3 4 5 चीज़ें देखेंगे। पहला है उसमें से सैद्धांतिक आलोचना का प्रस्थापन। ठीक है, दूसरा है व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर लोक मंगल की अवधारणा। चौथा नंबर देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक चेतना और काल विभाजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें 5वां नंबर देखेंगे भाषा और शैली। ये 5 चीजें जब हम लोग कवर कर लेंगे, यहाँ पर एक चीज और है, शायद 5 6 है, हाँ, आलोचना की दिशा और प्रतिमान। ठीक है, जब ये 6 चीजें हम लोग कवर कर लेंगे तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें क्या बातें लिखनी है या फिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भूमिका जब आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों का स्टैंडर्डिटी बढ़ जाता है आंसर का, और यहाँ से मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान युगांतकारी और अप्रतिम है। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा, एक नया आधार और वैज्ञानिक पद्धतियां प्रदान की। उनके आगमन से मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आने से पहले, ठीक है, उनके आगमन से पूर्व हिंदी आलोचना जो था या तो संस्कृत काव्यशास्त्र की परिपाटी पर चलती थी, मतलब परिपाटी मतलब हो गया गुण और दोष का विवेचन करके चलता था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आने से पहले, या फिर केवल प्रशंसात्मक या भावात्मक थी। मतलब ये दोनों तीनों चीजें थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आने से पहले, तीनों में से कोई एक चीज चल रही थी। शुक्ल जी ने आलोचना को सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार दिया और उसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। मतलब इन्होंने बिल्कुल आलोचना को एक नई मतलब पूरा आज़ादी दिला दी और इसे एक अलग ही विधा के रूप में स्थापित कर दिया कि ये भी एक विधा है। विधा का मतलब हो गया जैसे कोई नाटक है, कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, ठीक उसी तरह से आलोचना भी एक इम्पोर्टेंट विधा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैद्धांतिक आलोचना का प्रस्थापन। तो इसमें क्या पढ़ना है कि शुक्ल जी हिंदी के प्रथम ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र जैसे कि विशेषकर जो रस सिद्धांत है उसको और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का इन्होंने गहन अध्ययन करके उनका समन्वय करते हुए अपने मौलिक आलोचना सिद्धांत विकसित किए। मतलब इन्होंने पहले अध्ययन किया, किन किन चीजों का अध्ययन किया, रस सिद्धांत का और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना एक सिद्धांत इन्होंने बनाया, आलोचना सिद्धांत इन्होंने विकसित किया, बनाया। उन्होंने रस मीमांसा जैसे ग्रंथ में रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, जिसमें रस को हृदय की मुक्तावस्था और लोकहित से जोड़ा। मतलब रस मीमांसा में इन्होंने क्या किया, एक ऐसे सिद्धांत जोड़ा जिसमें इन्होंने क्या कहा कि हृदय की मुक्तावस्था और लोकहित से जोड़ दिया। मतलब हृदय की मुक्ति अवस्था,
ठीक है, मतलब जहाँ पर आदमी या फिर कोई भी जो भी चीज़ें चल रही होती है वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, आनंद से भर जाता है और लोकहित से जोड़ दिया, जो जिसमें लोगों की भला होती है, जिसमें लोगों के लिए भलाई होती है, उस कार्य के लिए या फिर उस कार्य में उन्होंने बाकी चीज़ों को जोड़ दिया। कौन-सी चीज़ें थी? रस को, ठीक है। उन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा को देखिए, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। उन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा को आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण के रूप में व्याख्यायित किया, जो उनकी मौलिक देन है। ये लाइन बिल्कुल भी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। साधारणीकरण की अवधारणा जो है, ठीक है, साधारणीकरण की एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है साधारणीकरण वाला, आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण के रूप में व्याख्यायित किया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, और मूवी में क्या होता है, कोई माँ है जो अपने बेटे के लिए रो रही है, ठीक है। मूवी देखते-देखते आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके आँखों से भी आँसू बह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उस माँ के लिए या फिर जो मूवी में जो माँ है, वो आपके लिए तो नहीं रो रही है, ठीक है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए रो रही है, लेकिन आपने उसका रोता हुआ चेहरा देखकर आप भी रो पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हो रहा है कि जो जिसके लिए आपके अंदर कोई भावना जागृत हो, जिस किसी के भी लिए, ठीक है, जिस किसी के लिए भी आपके अंदर कोई भावना जागृत हो, उसे बोलेंगे आलंबन, ठीक है। और साधारणीकरण का मतलब हो गया कि वो माँ तो अपने बेटे के लिए रो रही थी, लेकिन आप भी उस माँ को रोता हुआ देखकर रोने लगे। यहाँ पे क्या हो गया, वो भावना अब केवल उसकी मतलब उस माँ बेटे की नहीं रही, आपके साथ भी जुड़ गई है, ठीक है। तो ये हो गया साधारणीकरण, मतलब पूरा ये अपने निजी व्यक्ति या फिर व्यक्ति विशेष से निकलकर सबके लिए एक समान हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, साधारणीकरण की जो अवधारणा थी उसको आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण के रूप में व्याख्यायित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये इनकी एक मौलिक देन है, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक बात, जिस तरह पिछले वीडियो में आप लोगों ने रिप्लाई दिया था कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ज़रूर आप लोग इस वीडियो के नीचे भी रिप्लाई करना कि बाकी जितने भी लोगों ने रिप्लाई किया है, अगर वो ना करें तब भी होगा, लेकिन न्यू जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, अगर वे लोग करें तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, लोभ और प्रीति जैसे निबंधों के माध्यम से, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा MHD 4 में, ठीक है, लोभ और प्रीति है, श्रद्धा भक्ति, ये सारी चीजें हैं। तो निबंधों के माध्यम से भावों और मनोविकारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, जिससे काव्य के आंतरिक तत्वों को समझने का नया दृष्टिकोण मिला। अब हम लोग बात करेंगे व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप। देखिए, शुक्ल जी ने अपनी सैद्धांतिक आलोचना के साथ साथ व्यवहारिक आलोचना का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इन्होंने उसके साथ साथ इन्होंने व्यवहारिक आलोचना को भी उदाहरण दिए हैं, ठीक है। उन्होंने जायसी ग्रंथावली की जो भूमिका है, भ्रमर गीत सार की जो भूमिका है, और गोस्वामी तुलसीदास पर विस्तृत आलोचना इन्होंने लिखी है। इन आलोचनाओं में उन्होंने कवियों की काव्यगत विशेषताएं, उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और उनके लोक मंगलकारी स्वरूप और उनकी भाषा शैली का गहन विश्लेषण इन्होंने किया है। उन्होंने न केवल काव्य की प्रशंसा की, बल्कि उसके गुण दोषों का भी निष्पक्ष इन्होंने विवेचन किया था, ठीक है। आशा करता हूँ ये बिल्कुल सीधी सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने तुलसी, सूरदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी साहित्य के स्तंभ के रूप में स्थापित किया और उनके महत्व को रेखांकित किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखिए, तीसरा नंबर इनका पॉइंट निकल कर आता है लोक मंगल की अवधारणा, जिसमें शुक्ल जी ने काव्य के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान लोक मंगल को इन्होंने बनाया। उनके अनुसार वही काव्य श्रेष्ठ है जो व्यक्ति के संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर, संकीर्ण स्वार्थों का मतलब हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि व्यक्ति का अपनी निजी स्वार्थ को मतलब निजी स्वार्थ को छोड़कर, अपने स्वार्थ से निकलकर जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी काव्य लोकहित, लोगों के लिए काम करता है, लोक मंगल की भावना रखता है, वही श्रेष्ठ है, ठीक है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो यह अवधारणा उनकी आलोचना का केंद्र बिंदु थी, जिसके आधार पर उन्होंने रीतिकाल की श्रृंगारिक कविता और छायावाद के कुछ स्वच्छंद प्रेम काव्य की आलोचना की। स्वच्छंद प्रेम काव्य का मतलब हो गया, मतलब बिल्कुल आजादी,
ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्रता, स्वच्छंद का मतलब ही होता है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र प्रेम काव्य की इन्होंने आलोचना की। अब देखिए, घ नंबर का हमारा निकल कर आता है ऐतिहासिक चेतना और काल विभाजन, अगला बिंदु है। तो ऐतिहासिक हिंदी साहित्य का इतिहास उनका इतिहास ग्रंथ है, ये आप लोगों ने नाम पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये इनका साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, तथापि यह उनके आलोचनात्मक दृष्टि का ही परिणाम है। उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण आधार प्रदान किया, और इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में उन्होंने विभिन्न कालों की प्रवृत्तियां, प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण किया, जिससे जिसने भावी साहित्य इतिहास लेखन और आलोचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी पॉइंट जितने भी हैं, अगर आप लोगों ने एक एक पॉइंट को अगर समझा होगा तो ये सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित है, और इनका जो साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसके बारे में भी बातें की गई है सारे इस ग्रंथ में। ठीक है, इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें सारी चीजें मिलती हैं। आगे देखिए, भाषा और शैली। तो शुक्ल जी की आलोचना की भाषा जो थी वो अत्यंत प्रौढ़, गंभीर, संयत और विषयानुरूप थी। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई गरिमा प्रदान की। ठीक है, उनकी शैली में तर्क था, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या और उदाहरण का सुंदर समन्वय मिलता है, देखने को मिलता है। सारी चीजें, व्याख्या भी होती है, विश्लेषण भी होते हैं, उदाहरण भी देखने को मिलते हैं उनके आलोचना में। ठीक है, उनकी मुहावरेदार और सूक्तिपरक भाषा जो है उनकी आलोचना को और भी प्रभावशाली बनाती है। अब बात करते हैं 4 नंबर का, जो कि है आलोचना की दिशा और प्रतिमान। मतलब शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को रीति ग्रंथों की गुण दोष विवेचन पद्धति और केवल भावनात्मक प्रशंसा से मुक्त किया। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें थी जो गुण दोष, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा गुण दोष पे थी, चल रही थी इनके आने से पहले, उसके बाद विवेचन पद्धति थी, उसके बाद भावात्मक था, प्रशंसा था, ये सारी चीजों पे चल रही थी आलोचना। शुक्ल जी ने क्या किया, इन सबसे मुक्ति प्रदान कर दिया, उसको एक सिद्धांत बना दिया, एक सिस्टम बना दिया उसका। उन्होंने आलोचना के लिए नए प्रतिमान स्थापित किए, उन्होंने जिन्होंने रस, लोकमंगल, स्वाभाविकता, सामाजिकता और यथार्थवाद प्रमुख थे। इसमें उन्होंने क्या किया कि गुण दोष विवेचन पद्धति, भावात्मक प्रशंसा, ये सारी चीजों से निकाल कर आलोचना के इन्होंने क्या कर दिया, रस में रखा, मतलब आनंद दिया उसको। लोक मंगल के लिए इन्होंने इसका सिद्धांत बनाया, लोक मंगल मतलब जिससे लोगों की भलाई हो, उसके ऊपर इन्होंने बातें की। स्वाभाविकता बनाया, सामाजिकता की बात की, और सबसे बड़ी बात यथार्थवाद इन्होंने रखा, क्योंकि यथार्थवाद का मतलब हो गया, यथार्थ का मतलब ही हो गया जो सच्चाई चीजें थी, जो रियलिटी थी, ठीक है, उसको उन्होंने जगह दिया। उनके बाद उनके बाद की हिंदी आलोचना पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। कई आलोचकों ने उनके विचारों का विस्तार किया, मतलब बहुत सारे ऐसे आलोचक बने उनके बाद जिन्होंने उसको और आगे बढ़ाया, किया। ठीक है, कुछ ने उनका खंडन, किसी ने आगे भी बढ़ाया, किसी ने उसका विरोध भी किया, लेकिन कोई भी उनकी आलोचना पद्धति की उपेक्षा नहीं कर सका। वे हिंदी आलोचना के केंद्रीय आधार स्तंभ बन गए। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने आलोचना को काव्य के आंतरिक सौंदर्य, उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और उसके लोक मंगलकारी स्वरूप से जोड़ा। उनका योगदान इतना व्यापक और गहरा है कि उन्हें हिंदी आलोचना का जनक और युग प्रवर्तक आचार्य कहा जाना पूर्णतः उचित है। उनके बिना हिंदी आलोचना की कल्पना अधूरी है। ठीक है, तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, और किसी ने मुझे जो बताया था उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।